नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज। आपके लिए हर शनिवार को एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लेकर आती हूं। एक बार फिर से उसी पत्र का अगला हिस्सा लेकर हाजिर हूं। इन पत्रों में दुनिया के शुरुआती दिनों के विषय में बताया गया है। और पिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, और उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा गया है। इन पत्रों का अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। और आज का जो पत्र है वो है 17वीं कहानी, और इसमें हम बताएंगे आज आपको शुरू के रहन सहन के विषय में। सरगनों और राजाओं की चर्चा हम काफी कर चुके। अब हम उस जमाने के रहन सहन और आदमियों का कुछ हाल बताते हैं। हमें उस पुराने जमाने के आदमियों का बहुत ज्यादा हाल तो मालूम नहीं, फिर भी पुराने पत्थर के युग और नए पत्थर के युग के आदमियों से कुछ ज्यादा ही मालूम है। आज भी बड़ी बड़ी इमारतों के खंडहर मौजूद हैं, जिन्हें बने हजारों साल बीत चुके हैं। उन पुरानी इमारतों, मंदिरों और महलों को देखकर हम कुछ अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि वो कितने पुराने हैं, या उस वक्त के आदमी कितने पुराने थे और उन्होंने क्या क्या काम किए। उन पुरानी इमारतों की संगत तराशी और नक्काशी से खासकर बड़ी मदद मिलती है। इन पत्थरों के कामों से हमें कभी कभी इसका भी पता चल जाता है कि वे लोग कैसे कपड़े पहनते थे, और भी बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं। हम ये तो ठीक से नहीं कह सकते कि पहले पहल आदमी कहाँ आबाद हुए और रहने सहने के तरीके निकाले। बाज आदमियों का ख्याल है कि जहाँ अटलांटिक सागर है वहाँ अटलांटिक नाम का एक बड़ा मुल्क था। कहते हैं कि इस मुल्क में रहने वालों का रहन सहन बहुत ही ऊंचे दर्जे का था, लेकिन किसी वजह से सारा मुल्क अटलांटिक सागर में समा गया और अब उसका कोई हिस्सा बाकी नहीं है। लेकिन किस्से कहानियों को छोड़कर हमारे पास इसका कोई सबूत तो नहीं है, इसलिए उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुराने जमाने में अमेरिका में ऊंचे दर्जे की सभ्यता फैली हुई थी। तुम्हें मालूम है कि कोलंबस को अमेरिका का पता लगाने वाला कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोलंबस के जाने से पहले अमेरिका था ही नहीं। इसका खाली इतना ही मतलब है कि यूरोप वालों को कोलंबस के पहले उसका पता नहीं था। कोलंबस के जाने के बहुत पहले से वो मुल्क आबाद और सभ्य था। युकेटन में जो उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको राज्य में है और दक्षिणी अमेरिका के पेरू राज्य में पुरानी इमारतों के खंडहर हमें मिलते हैं। इससे इसका यकीन हो जाता है कि वो बहुत पुराने जमाने में भी पेरू और युकेटन के लोगों में सभ्यता फैली हुई थी, लेकिन उनका और ज्यादा हाल हमें अब तक नहीं मालूम हो सका है। शायद कुछ दिनों के बाद हमें उनके बारे में कुछ और बातें भी मालूम हों। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया में सबसे पहले मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, हिंदुस्तानी और चीन में सभ्यता फैली। मिस्र अब अफ्रीका में है, लेकिन हम इसे यूरेशिया में रख सकते हैं क्योंकि वो इससे बहुत नजदीक है। पुरानी जातियां जो इधर उधर घूमती फिरती थीं, जब कहीं आबाद होना चाहती होंगी तो वो कैसे जगह पसंद करती होंगी? वो ऐसी जगह होती होंगी जहां वे आसानी से खाना पा सकें। उनका कुछ खाना खेती से जमीन में पैदा होता था, और खेती के लिए पानी का होना जरूरी है। पानी न मिले तो खेत सूख जाते हैं और उनमें कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। तुम्हें मालूम है कि जब चौमासे में हिंदुस्तान में काफी बारिश नहीं होती तो अनाज बहुत कम होता है और अकाल भी पड़ जाता है। गरीब आदमी भूखों मरने लगते हैं। पानी के बगैर काम नहीं चल सकता। पुराने जमाने के आदमियों को ऐसी ही जमीन चुननी पड़ी होगी जहां पानी की बहुतायत हो। यही हुआ भी होगा। मेसोपोटामिया में वे दजला और फरात, इन दो बड़ी नदियों के बीच में आबाद हुए। मिस्र में देखो तो नील नदी के किनारे। हिंदुस्तान में उनके करीब करीब सभी शहर सिंधु, गंगा, यमुना इत्यादि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे आबाद हुए। पानी उनके लिए इतना जरूरी था कि वे इन नदियों को देवता समझने लगे, जो उन्हें खाना और आराम की दूसरी चीजें देता था। मिस्र में नील को पिता नील कहते हैं और उसकी पूजा करते थे।
हिंदुस्तान में गंगा की पूजा होने लगी और अब तक उसे पवित्र समझा जाता है। लोग उसे गंगा माई कहते हैं और तुमने यात्रियों को गंगा माई की जय का शोर मचाते हुए तो जरूर सुना होगा। ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों वो नदियों की पूजा करते थे, क्योंकि नदियों से उनके सभी काम निकलते थे। उनसे सिर्फ पानी ही नहीं मिलता था, बल्कि अच्छी मिट्टी और बालू भी मिलती थी, जिससे उनके खेत उपजाऊ हो जाते थे। नदी के ही पानी से, मिट्टी से तो अनाज के ढेर लग जाते थे। फिर वे नदियों को क्यों न माता और पिता कहते भला। लेकिन आदमियों की आदत है कि असली सबब को भूल जाते हैं। वो बिना सोचे समझे लकीर पीटते चले जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि नील और गंगा की बड़ाई सिर्फ इसलिए है कि उनसे आदमियों को अनाज और पानी मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, हम सब के चहेते मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसका ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे लगातार रूबरू हो रहा है, जिसका पाठ कर रही हूं मैं, सारिका पंकज। आज का पाठ इसी पुस्तक की 17वीं कहानी शुरू का रहन सहन था। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में अच्छा लगेगा। जब तक आप नहीं बताते, तब तक हमारी पसंद की कहानियों के साथ मैं जरूर आती रहूंगी। अगली कहानी में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।